गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो बेटा, हेलो। तो हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट? उसमें से हम लोगों ने काफी कुछ चीजें कंप्लीट की है। लेंथेनाइड वाले पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिनोइड्स, सॉरी अभी लेंथेनाइड्स में ही हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कुछ पॉइंट्स मैं कल जो हम लोग पढ़े थे उसको मैं रिमाइंड करा देता हूं। एक पहला हमने क्या पढ़ा था? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है वो प्रीडोमिनेंटली क्या है? आयनिक, है ना? और क्या पढ़ा था हमने? ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है? रेयरली आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रेयरली शो आइसोमेरिज्म। ठीक, और सीएफएससी का कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ सीएफएससी, नो रोल ऑफ सीएफएससी इन डिसाइडिंग ज्योमेट्री, डिसाइडिंग प्रॉपर्टी या ज्योमेट्री में बोल सकते हो आप, है ना? ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी थी कल। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। और हमने क्या पढ़ा था? दे आर हाईली लेबाइल, राइट, हाईली लेबाइल। और ये लोग क्या बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। मैंने बताया था कुछ लोग मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये नेट के लिए नहीं है, बट अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको नेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है दीपक, अगर आप पढ़ोगे तो नेट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इससे। थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पढ़ते हो, वहां पे थोड़ा सा आगे आपको पढ़ना पड़ता है कुछ ज्योमेट्रीज के बारे में बस। बाकी क्वेश्चन लगभग नेट के सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है ना। ठीक है, चलो। कल हमने देखा था कि कुछ लोग मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, कुछ लोग नहीं शो करते। वो सारी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब ध्यान से सुनो, पहले आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम, ध्यान सुनना, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली पोलराइजेबल ना हो, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज ना हो, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली हेल्ड हो, उसको बोलते हैं हार्ड होता है वो। तो क्या हार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके पास क्या हो? लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। ठीक है, नहीं नहीं, नेट गेट के लिए है नहीं, ये है पीजीटी के लिए, लेकिन नेट गेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। थोड़ा सा नेट गेट में और ज्यादा पढ़ना पड़ता है। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा इससे, डोंट वरी। आप अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, अगर आप ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे सारे हो जाएंगे, राइट। लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेट में थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, बस उतना हमें जाना नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब होता है मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब देखो यहां से समझो, तो क्या ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो क्या होगा? ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग सॉफ्ट। और ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड। ठीक है, बस बेसिक मुझे आपको इतना बताना था। अब आते हैं हम लोग लेंथोनाइड पे। अब जरा ध्यान से देखो लेंथोनाइड्स को। देखो, आप बताओ जो लेंथोनाइड्स हैं वो क्या हैं? वो हार्ड हैं या फिर सॉफ्ट है? सॉफ्ट, हार्ड या सॉफ्ट फिजिकल टच के रिस्पेक्ट में नहीं बताना आपको, हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बताना है। समझ गए? हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। चलो बताओ, आपके अकॉर्डिंग लेंथोनाइड्स क्या होने चाहिए? हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए?
अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल होगा देन दे विल बी सॉफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल नहीं होगा तो वो क्या होंगे, हार्ड। बताओ क्या लैंथोनाइड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल है? क्या लैंथोनाइड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल है? बोलो। बोलो, पता ही नहीं है। कितना आसान है, देखो इधर देखो, लैंथोनाइड में क्या होता है, Ln3+4f 5d 6s, यहाँ कोई लिगेंड है, ये 4f ऑर्बिटल काफी अंदर है, कैसा, ये डीप बरीड नेचर है इसका, काफी अंदर धसी हुई है, तो क्या ये पोलराइज हो जाएगी? बोलो। नो डाउट एफ, देखो आपके दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए, एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे वो इजीली पोलराइजेबल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑर्बिटल बाहर होती तब ऐसा होता, ये ऑर्बिटल तो बहुत अंदर है, इसलिए ये पोलराइज नहीं होगी। ध्यान सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में किसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, तो जवाब होगा एफ ऑर्बिटल का, राइट। तो उसके हिसाब से अगर सोचो तो लैंथोनाइड्स क्योंकि एफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है तो इसे क्या होना चाहिए, सॉफ्ट। लेकिन सॉफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है वो काफी अंदर है, तो जब कितना भी ये वीक हो लेकिन इतना दूर इन लोग से पोलराइज हो ही नहीं सकती है, इसलिए क्या होगा, ये हार्ड होगा, राइट। डीप बरीड नेचर, इसीलिए क्या है ये, लेस पोलराइजेबल, इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं है, ये इसलिए पोलराइजेबल नहीं है क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनो मेरी बात, 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसलिए पोलराइजेबल नहीं है क्योंकि वो अंदर है, इसलिए नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है लेकिन इतना अंदर है ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो क्या है ये, लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका मतलब लैंथोनाइड क्या है, हार्ड है, Ln3+ आयंस आर हार्ड, और क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो एसिड बोलते हैं, क्या है ये, हार्ड एसिड, तो Ln3+ आयन क्या है, हार्ड एसिड है। बात समझ में आई, बिकॉज ऑफ डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए कभी भी जब आप सॉफ्ट और हार्ड देखना तो आप सिर्फ ये मत देखना कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में लूजली हेल्ड होता है या टाइटली हेल्ड होता है, आप ऑर्बिटल की पोजीशन भी देखना, ऑफ ऑर्बिटल की लोकेशन भी देखना। हो सकता है कि ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो लेकिन वो बाहर के सिस्टम से इतना दूर हो कि बाहर वाला सिस्टम उसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज ही ना कर पाए, तो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, हार्ड बोलोगे। समझ में आ रहा है? वैसे अगर आपसे कोई पूछे लेंथोनाइड क्या होगा तो आपके मन में चलेगा सॉफ्ट होगा, क्यों, लेंथोनाइड का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड है, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ सही है, लेकिन जिस ऑर्बिटल को पोलराइज होना है वो बाहर की तरफ तो है ही नहीं, वो बहुत अंदर है, इसलिए लूजली हेल्ड होने के बावजूद बाहर वाले लोग उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज नहीं कर पाते, इसका मतलब सिस्टम जो है वो हार्ड है। समझ में आ रही बात ये, तो लेंथोनाइड्स क्या है, हार्ड एसिड है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा HSAB कॉन्सेप्ट, HSAB कॉन्सेप्ट, HSAB कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो हार्ड एसिड होता है वो किसको प्रेफर करता है, हार्ड बेस को, प्रेफर हार्ड बेस, और जो सॉफ्ट एसिड होता है किसको प्रेफर करता है, वो प्रेफर्स सॉफ्ट बेस, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Ln3+ आयन ये किसको प्रेफर करेगा, ये है हार्ड एसिड, किसको प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा हार्ड बेसिस को, प्रेफर्स हार्ड बेसिस, राइट, दैट इज ligands having hard donor atom, ligands having hard donor atoms like ऑक्साइड, फ्लोराइड, इनको सबको इनके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, ठीक है।
अगर आप लेंथोनाइड को चॉइस दोगे कि वो हार्ड के साथ बॉन्ड बनाए या सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाए, तो किससे बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? हार्ड डोनर एटम के साथ। इसलिए जब भी आप लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस देखते हो ना, या तो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड के साथ होता है या तो फ्लोराइड के साथ होता है। क्यों? क्योंकि लेंथोनाइड क्या है? हार्ड। किसको फेवर करेगा? ऐसे लिगेंड को फेवर करेगा या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को फेवर करेगा जिसके पास हार्ड डोनर एटम हो। हार्ड मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल ना हो। समझ गए? तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पोलराइज नहीं होगा। फ्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पोलराइज नहीं होगा। तो ये लोग क्या है? हार्ड है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? इसलिए जब आप लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस देखते हो या लेंथोनाइड्स के आप ओर्स देखते हो, तो लेंथोनाइड का जो ओर्स होता है, राइट, मोनाजाइट सैंड, वो क्या है? वो फॉस्फेट मिनरल है। फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट में होता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ लेंथोनाइड जुड़ा होता है, राइट। तो जब जो Ln3 प्लस आयंस हैं वो हार्ड एसिड है। क्यों है? क्योंकि 4f ऑर्बिटल डीप बरीड नेचर है, इसलिए वो नेचर में ऐसे लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं या ऐसे लिगैंड के साथ नेचर में रहते हैं जिनके पास हार्ड डोनर आइटम हो। ठीक है? आप लेंथोनाइड को इस तरह नहीं देखोगे, ऐसे Ln2s3 इस तरह लेंथोनाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि सल्फाइड क्या होता है? सॉफ्ट मटेरियल है या सॉफ्ट है, ये क्या है? हार्ड है। ऐसे नहीं होगा। आपको लेंथोनाइड किसके साथ दिखेगा? सल्फेट के साथ दिखेगा, आपको फॉस्फेट के साथ दिखेगा, आपको ऑक्साइड के साथ दिखेगा, आपको फ्लोराइड के साथ दिखेगा। क्यों? ये हार्ड डोनर एटम, ये हार्ड डोनर एटम, ये हार्ड डोनर एटम, ये हार्ड डोनर, इनके साथ रहता है, क्योंकि ये सब क्या है? हार्ड डोनर एटम। सबसे कॉमन एग्जांपल आपको बताता हूं, लेंथोनाइड का सबसे कॉमन और मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड ये क्या होता है? ये होता है फॉस्फेट मिनरल ऑफ लेंथोनाइड्स, या होता है फॉस्फेट मिनरल, राइट। इसमें क्या होता है? इस वाले सिस्टम में फॉस्फेट है, फॉस्फेट के पास अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो फॉस्फेट के पास क्या होता है? हार्ड ऑक्सीजन, ये। तो लेंथोनाइड इन्हीं के साथ रहता है, लेंथोनाइड सल्फाइड के साथ नहीं रहता। समझ गए? तो आप ये भी समझ सकते हो कि लेंथोनाइड नेचर में जो उसका मोनाजाइट सैंड है फॉस्फेट मिनरल के साथ क्यों है, या फॉस्फेट जैसे लिगेंड के साथ क्यों है? क्योंकि लेंथोनाइड खुद है हार्ड, फॉस्फेट के पास है हार्ड डोनर एटम, इसलिए उसका साथ प्रेफर करता है। ये सल्फाइड के साथ, फॉस्फाइड के साथ, आर्सेनाइड के साथ, इनके साथ नहीं रहता। समझ गए ना? इसलिए अगर आप इसको चॉइस दोगे कि भैया एक हार्ड डोनर एटम है, एक सॉफ्ट डोनर एटम है, बॉन्ड बनाओ, तो इससे कोई मतलब नहीं है इसको कि सॉफ्ट वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। इसको सिर्फ मतलब किससे है? ये हार्ड वाले को प्रेफर करेगा बस। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, ये एक्वस, ध्यान सुनो, ये एक्वस मीडियम है, यहाँ पे आपने क्या डाला? HCl, और यहाँ आपने ऐड किया Ln3 प्लस आयन। तो दो इंटरेक्शन पॉसिबल है भाई, Ln3 प्लस आयन Cl के साथ इंटरेक्शन कर ले ऐसे, या Ln3 प्लस आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन कर ले। HCl अगर आप ऐड करोगे, यहाँ वाटर है ये, इसमें HCl अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ Cl माइनस और वाटर है, ठीक। तो आप मुझे बताओ ये लेंथोनाइड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl के साथ बनाएगा कि वाटर के साथ? अगर आपसे मैं कहूं कि एक एक्वस HCl है, एक्वस HCl का सोल्यूशन या HCl का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें आपने लेंथोनाइड ऐड किया, तो लेंथोनाइड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? क्लोराइड के साथ या वाटर के साथ? बताओ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बाकी लोग बोलो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? क्लोराइड के साथ या वाटर के साथ? इन दोनों में देखो, इसका साइज है लार्ज, लार्ज साइज, लार्ज साइज होगा तो क्या होगा? मोर पोलराइजेबल, मोर पोलराइजेबल होगा तो क्या होगा? सॉफ्ट। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली हेल्ड होगा तो क्या होगा? लेस पोलराइजेबल। तो ऑक्सीजन क्या है? हार्ड, इसलिए हार्ड है ये। किसको प्रेफर करेगा? आप तो बता दो, लेंथोनाइड किसको प्रेफर करेगा? Cl को प्रेफर करेगा या वाटर को? किसको प्रेफर करेगा? वाटर को। तो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये बनता है, ठीक है। और देखो एग्जांपल आपको समझाता हूं,
इधर देखो, मान लो आप ऐसे ले लो एक को सोल्यूशन, ठीक है, इधर देखो, इधर NH3 डाल दो, इधर वाटर, ठीक है, इसमें लैंथोनाइड ऐड करो, तो या तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है ऐसे, और या तो किसके साथ, वाटर के साथ। बताओ किसके साथ बनाना प्रेफर करेगा, अमोनिया के साथ कि वाटर के साथ? अगर आप एक्वस अमोनिया सोल्यूशन लेते हो तो लैंथोनाइड किसके साथ जुड़ेगा, अमोनिया के साथ जुड़ेगा कि वाटर के साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में वाटर ज्यादा हार्ड है, तो इसको फेवर करेगा, इसको नहीं, ठीक है, राइट, समझ गए? अगेन वाटर के साथ, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आप EN डाल दो और यहां वाटर रहेगा, तो EN में क्या है, नाइट्रोजन, ये सॉफ्ट है, राइट, और ये क्या है, हार्ड, तो आपको जो मेजर कॉम्प्लेक्स मिलेगा ना वो वाटर के साथ मिलेगा। ये चीलेटिंग है, थोड़ा बहुत बनाएगा जरूर, लेकिन मेजरली कॉम्प्लेक्स मिलेगा वाटर, किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ। मतलब सिंपल, अगर आप लैंथोनाइड का, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आप लैंथोनाइड का नाइट्रोजन डोनर लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो तो वाटर एज ए मीडियम लेके आप नहीं बना सकते। अगर आप क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो, हाइलाइड का कॉम्प्लेक्स, फ्लोराइड को छोड़ के, जैसे क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स अगर बनाना चाहते हो आप लैंथोनाइड के साथ, तो आपको वाटर एज अ मीडियम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये सब यूज करोगे ना तो लैंथोनाइड को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन का अच्छा लिगैंड है कौन खराब लिगैंड, इसको किससे मतलब है, कौन हार्ड डोनर एटम है कौन सॉफ्ट डोनर एटम है, जो हार्ड होगा उसे बॉन्ड कर लेगा ये, इसको इससे मतलब नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वीक लिगैंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फॉर्बिटल का मतलब ही नहीं किसी से, उसका सिर्फ मतलब किससे, हार्ड आएगा तो बॉन्ड बना लेंगे, बाकी में मतलब है नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड का कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो अगर आप लैंथोनाइड से, तो आपको वाटर एज ए मीडियम नहीं लेना होगा, आपको कोई दूसरा मीडियम लेना होगा। वाटर लोगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। अगर आप हाइलाइड में Cl माइनस का, Br माइनस का, F माइनस का लैंथोनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो तो वाटर एज एक्वस मीडियम नहीं यूज कर सकते आप। वाटर यूज करोगे तो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी साथ नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं लिख सकता हूं, thus for preparation of complexes of halides, that is Cl minus, Br minus, I minus, and nitrogen containing ligands, with water, nitrogen containing ligand with Ln3 plus ion, water cannot be used as solvent। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, उनके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हार्ड है। बताओ ये बात समझ में आ रही है? रटना थोड़ी है इसमें कुछ भी, हार्ड है तो हार्ड को प्रेफर करेगा, बात खत्म बस। एक बार बताओ जल्दी से, ये समझ में आया तो आगे बताऊं फिर आपको कुछ। बोलो। क्लियर है सभी को? अब देखो, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी तो बेकार है, इतना तो मैं लिख सकता हूं ना कि लैंथोनाइड्स प्रीफर, ऐसे लिख सकता हूं मैं ना। देखो हमने भी देखा कि लैंथोनाइड जो होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, उन लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास क्या है, हार्ड डोनर एटम। तो हार्ड डोनर एटम का मतलब, हार्ड डोनर एटम वाले लिगैंड क्या हो सकते हैं, मोनोडेंटेट हो सकते हैं। हार्ड डोनर एटम वाले लिगैंड क्या हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि मोनोडेंटेट के कंपैरिजन में बाइडेंटेट से अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिंपल सी बात है, बाइडेंटेट के पास अगर हार्ड डोनर एटम है तो उससे अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। अगर मोनोडेंटेट है तो उसके साथ कम अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों के साथ या पॉलीडेंटेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि डोनर एटम क्या होना चाहिए, हार्ड। जितना ज्यादा हार्ड होगा, मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड जहां जहां होगा वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। बस इतना।
ठीक है, चलो देखो, तुम ध्यान रखना मोनोडेंटेट के साथ भी और बाइडेंटेट के साथ भी। अगली चीज समझते हैं, देखो अगर आपने डी ब्लॉक में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा डी ब्लॉक में जो पाइक्सेप्टर लिगेंड होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उनमें डेल्टा वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। तो मेटल जो होता है या मेटल कैटायन डी ब्लॉक का होता है वो पाइक्सेप्टर के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। गुड इवनिंग भैया, ध्यान सुनो, जो डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा होगा जो एक्सट्रीम राइट वाले होते हैं वो होते हैं अच्छे पाइक्सेप्टर, और जो अच्छे पाइक्सेप्टर होते हैं वो मेटल के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि वहां पर सीएफएससी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा। सीएफएससी जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना क्या होगा, स्टेबल। इसका मतलब पाइक्सेप्टर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जनरली क्या होते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जनरली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। लेकिन लेंथोनाइट जो होता है ना, ये पाइक्सेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है। गुड इवनिंग बेटा। लेकिन जो लेंथोनाइट्स हैं वो पाइक्सेप्टर लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर ही नहीं करते। मतलब जिनके साथ डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं ना, उनके साथ लेंथोनाइट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाना चाहता। मतलब जिन लिगेंड को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कि ये लोग ज्यादा डेल्टा वैल्यू क्रिएट करेंगे, ये लोग ज्यादा सीएफएससी क्रिएट करेंगे, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, ज्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देंगे, लेंथोनाइड के लिए ऐसे लिगेंड का कोई मतलब नहीं है। मतलब लेंथोनाइड पाइक्सेप्टर लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर ही नहीं करता, राइट। तो ये लिख लेना यहाँ पर Ln3+ आयन, क्यों ये मैं समझाता हूं। लेंथोनाइड्स डू नॉट प्रेफर टू फॉर्म bond with या complex with, to form complex with, lanthanides do not prefer to form complex with pi acceptor ligands। क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनो। देखो जो पाइक्सेप्टर लिगैंड होता है ना, कोई भी पाइक्सेप्टर लिगैंड है, यहाँ पर मान लो पाइक्सेप्टर लिगैंड है ये, इसने मान लो यहाँ इसको दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके पास होता है बैकेंट ऑर्बिटल, राइट, ऐसे, जिसको हम लोग पाई स्टार से डिनोट करते हैं। और ये उन्हीं मेटल के साथ पाइक्सेप्टर जुड़ेगा जहां पर ये लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। ये है पाइक्सेप्टर लिगैंड, राइट। तो पाइक्सेप्टर उन मेटल के साथ जुड़ता है जो कि मेटल को बैक डोनेट, जो कि लिगैंड को बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन दे दें, राइट। मतलब जब लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल क्या करेगा, जो हमारे लिगैंड के पास बैकेंट ऑर्बिटल उसमें क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे दे। ये देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या बनेगा, स्टेबल। यहाँ मेटल लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ कोई मेटल है ये। लेंथोनाइट में क्या है, लेंथोनाइट्स में ऑर्बिटल कौन सी है, 4f 5d 6s लिगेंड। इलेक्ट्रॉन की कोई कमी है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत है, ये भी दे सकता है। लेंथोनाइट के पास भाई देखो, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो ये अच्छा बॉन्ड बनाएगा। लेंथोनाइट के पास 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये दे नहीं सकता। क्यों नहीं देगा, ध्यान सुनो। लेंथोनाइट के साथ इलेक्ट्रॉन है, लेंथोनाइट के पास इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ये दे नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या है, काफी अंदर है, डीप बरीड नेचर। इतना दूर है ना लिगेंड से ये, कि आपका लिगेंड यहां रहेगा, यहां, तो आपकी 4f ऑर्बिटल यहाँ है, 4f 5d 6s, इतनी दूर है कि ऑर्बिटल यहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाती है। तो इसकी बैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, दे ही नहीं पाता, ये यहां से दे ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो पाता। क्यों, इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो इतनी अंदर है ना कि इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं वहां तक, समझ रहे हो। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो क्या ये पाइक्सेप्टर को प्रेफर करेगा, नहीं। तो पाइक्सेप्टर को क्यों नहीं प्रेफर करता, क्योंकि 4f ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। ये डी ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इसलिए पाइक्सेप्टर लिगैंड के साथ ये लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। या ऐसे बोल सकते हो कि पाइक्सेप्टर लिगैंड जो है लेंथोनाइट के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि पाइक्सेप्टर को ऐसा मेटल चाहिए जो उसको बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन दे। उसके लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप करनी चाहिए। इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेंथोनाइट के पास, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो इतनी अंदर है कि वो लिगैंड तक पहुंचा ही नहीं पाती अपना इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए
लेंथोनाइड जो है वो पाइक्सेप्टर लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर नहीं करते। समझ गए? क्यों है ये? यही सेम, दिस इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर। एक टर्म याद रखना, डीप बरीड नेचर, इसी वजह से सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, डीप बरीड नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल। यहां बन जाएगा, यहां नहीं बनेगा। इसलिए आप जब भी कोई बुक पढ़ोगे ना, तो लेंथोनाइड का जो आप कॉम्प्लेक्स देखोगे उसमें कार्बोनिल आपको रेयरली दिखाई देगा। मतलब लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस में जो कार्बोनिल लिगेंड है आपको रेयरली दिखाई देगा। ठीक है? समझ गए ना? तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना कि लेंथोनाइड डू नॉट प्रिफर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद पाइक्सेप्टर लिगेंड बिकॉज 4f ऑर्बिटल इतनी डीप में है वो बैक डोनेशन कर ही नहीं पाती। डी ब्लॉक वाले प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर बैक डोनेशन हो जाता है। समझ गए? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सब कुछ जो 4f ऑर्बिटल अंदर है ना उसी की वजह से हो रहा है ये। चलो आगे चलते हैं और देखो। अब देखो, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आपको पता है कि लेंथोनाइड का साइज क्या है? लार्ज साइज है ना? ठीक। अब ध्यान से सुनो एक चीज। जनरली जब आप डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो तो डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में स्पेशली 3D सीरीज की बात हम करें तो ज्यादातर आपने कॉमनली जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखा होगा, क्या देखा है? 6। या 4D 5D में भी आपको कॉमनली जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 3D 4D 5D में जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखेगी, या मेटल के अराउंड कितने डोनर एटम लगे हैं, वो आपको क्या दिखेगा? 6। लेंथोनाइड्स में ऐसा नहीं है। लेंथोनाइड का साइज क्या है? लार्जर। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? ज्यादा। क्यों? जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा लिगेंड को अपने आसपास रख सकता है। इसलिए लेंथोनाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। यहाँ पर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 7, 8, 9, 10, 12, ये सब। मतलब ये लोग जनरली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं बनाते, लेकिन कॉमनली जब इनके आप कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिखेगा, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 10 दिखेगा, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखेगा, ये दिखेगा आपको। राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम पूछा गया है। यहां लिखता हूं मैं कॉमन ऐसे लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज अनकॉमन फॉर लेंथोनॉइड्स। राइट? common coordination number for lanthanides is common coordination number for lanthanides is 7. Common coordination number for lanthanides are 7, 8, 9, 10, 12, ये सब है। क्यों ऐसा है? Because of their larger size. This is due to their larger size. Due to their larger size. साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लोगों को जोड़ लेगा। ठीक? एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, CeNO3 6 2 माइनस, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 12। राइट? La, छोड़, इसको छोड़ते हैं। अब देखो CeNO3, उसके बाद यहां पे कर सकते हैं हम लोग 4PPS3O ट्वाइस। यहां कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 10। और देखो CeNO3 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 8। तो जो आपको कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा ना वो 6 से ज्यादा दिखेगा, ये मतलब है। ठीक है? इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? 12 अगर होगा तो आइकोसाहेड्रल। चलो मैं आगे भी बता देता हूं। जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखते हो ना तो वहां आपको कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखता है? 6 दिखता है। लेकिन लेंथोनाइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो अनकॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 से ज्यादा मिलेगा।
सिंपल रीजन है, साइज बड़ा इसलिए ऐसा हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किसके साथ बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किसके साथ खराब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका ज्यादा होगा कि कम होगा, ये सब चीजें आप बता सकते हो। ठीक है, और ये बहुत कॉमन सा सवाल आता है इसमें, CuCeNO3 6 2 इसकी ज्योमेट्री अगर आप लिखोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने पीछे लिखा था, खैर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और ज्योमेट्री क्या है इसकी, आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रल। और यहाँ जो NO3 किस तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बाइडेंटेट लिगेंड की तरह। ध्यान रखो, लिगेंड का एक डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें लिगेंड को एक बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। तो जब हमारा मेटल लार्जर साइज का होता है तो कुछ मोनोडेंटेट जो है किस तरह काम करते हैं, वो बाइडेंटेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, NO3 वैसे क्या है, मोनोडेंटेट, लेकिन यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है, बाइडेंटेट, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। ठीक है, सेम दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया था CnO3 4 PPH3O ट्वाइस, यहाँ भी, यहाँ 4 लोग हैं, बाइडेंटेट होगा तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो टोटल कितना हो गया, 10। ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स कोई नाम नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं है। और अभी हमने देखा था जो आगे देखो इधर, CeNO3 4 कितना यहाँ पर, 8, यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है तो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, और देखो इधर, इधर देखो, अगर ऐसे लिखा रहे, देखो इधर लिखा रहे NdH2O 9 3+, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे, 9, क्योंकि वाटर मोनोडेंटेट है। और 9 कोऑर्डिनेशन नंबर की जो सबसे कॉमन ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राई कैप्ड ट्राईगोनल प्रिज्मेटिक। तो मैंने आपको यहाँ जितने एग्जांपल दिखाए वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 से क्या है, ज्यादा है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस है लेंथोनाइड्स के, उनमें जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 नहीं है, 6 से ज्यादा है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, खासकर आपको मिलेगा 8 9 10 12, ये मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात, बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। सबसे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का है ये अभी ये भी पूछा जाने लगा आजकल, अभी ये सब एग्जाम में आते हैं। बाकी लोग बताओ, क्लियर है सबको, चलो आगे दिखाते और देखते हैं थोड़ा इसी में। ठीक है, देखो देखो, जो लेंथोनाइड है ना, वाटर, ध्यान सुनना मेरी बात, वाटर के साथ दो तरह से, इस तरह से बनाता है, 9 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 9, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये 9 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन शो करते हैं, जो लाइटर लेंथोनाइड्स होते हैं, लाइटर लेंथोनाइड्स, मतलब लेफ्ट वाले, या जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज वाले। और जो स्मॉलर साइज वाले होते हैं वो लोग क्या शो करते हैं, वो ये शो करते हैं, ये हैवियर लेंथोनाइड्स। तो आप देख लो, अगर आप ये डी ब्लॉक लेते हैं तो आपको कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखता है वाटर के साथ, 6। ये लोग या तो क्या शो कर रहे हैं, 9, या तो क्या शो कर रहे हैं, 8। जब 8 होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है, 8 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और 9 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, अभी हमने लिखा था, ट्राई कैप्ड ट्राईगोनल प्रिज्मेटिक। जैसे यहां पर अगर आप लेंथनम ले लो, जैसे लेंथनम से लेके EU तक,
ये लोग ये करते हैं, यहाँ पे ले सकते हो आप डी वाई से लेके एल यू तक, ये लोग ये करते हैं। बाकी जो बीच में बचते हैं ना, जैसे गैडोलिनियम हो गया या बाकी लोग हो गए, ये लोग 8 भी शो करते हैं और 9 भी शो करते हैं। जैसे जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है वो ये वाला भी शो करते हैं, ये वाला भी शो करता है। मतलब सिंपल इतना ध्यान रखना है कि जो लाइटर वाले हैं, जो लेफ्ट साइज वाले हैं, जिनका साइज बड़ा है, वो 9 लोगों को जोड़ लेंगे। जैसे जैसे आप राइट में जाओगे साइज छोटा होता जाएगा, तो 9 लोगों को ना जोड़ के 8 लोगों को जोड़ लेंगे। जब 9 लोग होंगे तो ज्योमेट्री होगी ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। जब 8 लोग होंगे तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। बस, ठीक है। बताओ कर लोगे इतना? अब देखो, आपने अगर एक चीज पढ़ा हो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो आपने पढ़ा होगा ना एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। पढ़े हो कि नहीं बताओ? आपने पढ़ा होगा ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और कुछ एल्कली मेटल्स भी क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। पढ़े हो कि नहीं? बोलो। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं कि नहीं? यस या नो? अरे भाई सिंपल सी बात है, जो आयनिक सिस्टम होगा, जहां पर आयनिक इंटरेक्शन होता है, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा, वो वाटर को अपने साथ जोड़ के रखेगा। वो एल्कली मेटल कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक। एल्कलाइन अर्थ मेटल मेनली कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक। लेंथोनाइड कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक। अरे तो जैसे वो लोग आयनिक बनाते हैं, ये लोग भी तो आयनिक ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो जैसे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, ये लोग भी क्या बनाएंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट, राइट। तो जैसे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, उसी तरह से लेंथोनाइड भी क्या बनाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट, बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर। तो यहां देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। लैंथोनाइड also form hydrated salts like alkali and alkaline earth metals। क्यों मैं कोरिलेट कर रहा हूं यहां पे? क्योंकि नेचर वही है बॉन्डिंग का दोनों में। मेजरली इंटरेक्शन क्या है? आयनिक। फॉर एग्जांपल देखो, LnX3.6H2O, ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर यहां पर X हमारा Cl हो, ध्यान सुनना, X हमारा Cl हो और यहां पर Ln हमारा क्या हो? नियोडाइमियम से ल्यूटीशियम तक हो, मतलब कुछ भी हो, नियोडाइमियम हो उसके बाद ल्यूटीशियम तक, तो ये इस फॉर्म में रहता है। कैसे? LnH2O6X2X। तो यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लेंथोनाइड का बताओ? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस फॉर्म में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये, ध्यान सुनो क्या पूछेगा, ये सॉल्ट है, ऐसे पूछेगा, ये सॉल्ट है, बताइए इसमें ये जो लेंथोनाइड लिखा हो, नाम दे देगा इनमें से किसी का, यहाँ हेलोजन लिख देगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए इसमें लेंथोनाइड की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये होता है। कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है देख के बताओ? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको बहुत नॉर्मल किताबों में मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 8। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान सुनो, अगर मैं लिखूं GdCl3.6H2O में गैडोलिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो क्या लिखोगे आंसर आप? देखो यही तो है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि GdCl3.6H2O में गैडोलिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितना लिखोगे? 8। मैंने इसीलिए पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, राइट। ब्रोमीन यहां होता है तब भी ऐसा हो जाता है, लेकिन ब्रोमीन में, क्योंकि ब्रोमीन थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज का है, इसलिए वहां पर इतने लोग नहीं होते। वैसे आएगा एग्जाम में तो यही आएगा, डेफिनेटली यही आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये कॉमनली लगभग सारी किताबों में दिया हुआ है। चलो ये बात हो गई। अब देखो, हमने पढ़ लिया लेंथोनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, लेबिलिटी क्या होती है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है, क्या कोऑर्डिनेशन, सब कुछ पढ़ लिया हमने, राइट। अब देखो, लेंथोनाइड का जो कुछ कॉम्प्लेक्स है, उनका कुछ प्रैक्टिकल यूज है, उनका कुछ एनालिटिकल यूज है।
जैसे सुनो, यूरोपियम 3+ और PR3+, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसके साथ? बीटा कीटोनेट के साथ, राइट? बीटा कीटोनेट लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। जैसे देखो, यहां पे मैं लिखता हूं, ये लिगेंड क्या है? ये एसी पढ़े हो ना आप? ये यहां आर होता है, यहां आर, ये मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, और यहां पे क्या होता है हमारा? लेंथोनाइड। ऐसे ऐसे सेम यहां पर ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। R1 R2 बीटा कीटोनेलेट क्या बोलते हैं? कीटो इनोलेट बोलते हैं, राइट? कीटो इनोलेट। यहां पे सेम ऐसे ओ ओ, ये जो लिगैंड इधर है ना, यही है बीटा कीटो इनोलेट, R1 R2। यहाँ जो Ln3+ है वो क्या होता है? वो जनरली लेते हैं यूरोपियम 3 और PR3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये इन लिगैंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको यूज किया जाता है एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लेंथोनाइड होते हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस विद बीटा कीटो इनोलेट लिगेंड्स यूज्ड एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। आगे मैं समझाता हूं इसके बारे में। और देखो, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये ध्यान से देखो इधर, अगर यहाँ पर R1 R2, ये O, ये O, अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू है CMe3 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इस लिगैंड का नाम होता है DPM, राइट? अगर R1 हमारा CMe हो जाए और R2 हमारा हो जाए CF2 CF2 CF3, तो उसका नाम होता है FOD। तो जो यूरोपियम का कॉम्प्लेक्स होता है ना, EU, ध्यान सुनो, EU का कॉम्प्लेक्स जो होता है DPM थ्राइस, राइट? ये या EU का जो कॉम्प्लेक्स होता है FOD थ्राइस, या जो PR का कॉम्प्लेक्स होता है DPM थ्राइस, या जो PR का कॉम्प्लेक्स होता है FOD के साथ, ये कॉम्प्लेक्सेस किस तरह यूज किए जाते हैं? यूज्ड एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। ये डेल्टा वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह यूज किए जाते हैं? एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। ये डेल्टा वैल्यू को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पीक्स क्या हो जाएंगे? वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इनका प्रैक्टिकल यूज है एक, या इनका एनालिटिकल यूज है बोल सकते हो आप। तो जब R1 R2 क्या हो? टर्सरी ब्यूटाइल, तो DPM बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में उसको। अगर R1 हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, R2 हमारा CF2 CF2 CF3 है, तो उसको क्या लिखते हैं? FOD। तो यूरोपियम का कॉम्प्लेक्स चाहे DPM के साथ हो चाहे FOD के साथ हो, PR का कॉम्प्लेक्स चाहे DPM के साथ हो या FOD के साथ हो, ये सारे कॉम्प्लेक्स किस तरह यूज किए जाते हैं? एज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। बात समझ में आई है? मैं आपको समझाता हूँ एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट का मतलब क्या है। और इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। कर लोगे ना? बोलो, हो जाएगा? मैं आपको समझाता हूँ ये करते क्या है, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। हो जाएगा ना? बोलो, हो जाएगा ना? यस या नो?
चलो लिख चुके होगे होपफुली आप। देखो यार, समझो एनएमआर शिफ्ट रीजन का मतलब क्या, ध्यान सुनो, एग्जांपल समझाता हूं। देखो मान लेते हैं हमारे पास है हमारे पास ये है CH2, ध्यान सुनना, CH2, या इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हमें पता है ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये अलग प्रोटॉन है एक तरह का, राइट। देखो अगर मैं यहां पर ये एग्जांपल लेता हूं, CH2, 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 CH2OH और यहां CH3। तो जब आप इसका एनएमआर सिग्नल लोगे ना इसका, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के प्रोटॉन हैं आपके पास। तो आपके पास 6 सिग्नल आने चाहिए, लेकिन जब इसका एनएमआर सिग्नल लेते हो ना आप, तो आपको जो सिग्नल मिलता है वो ऐसे मिलता है, ऐसे मर्ज करके। मतलब आपके सिग्नल सेपरेट नहीं हुए होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कितने तरह के प्रोटॉन हैं। आपको सारे सिग्नल जो है ना मर्ज मिलते हैं, सारे ऐसे एक मर्ज करके पीक मिलती है। लेकिन जब आप इसमें यूरोपियम 3+ का कॉम्प्लेक्स यूज करते हो ना, यूरोपियम F4D या फिर यूरोपियम DPM, ये सब, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान सुनो। यूरोपियम के पास ये ऑक्सीजन जुड़ता है इसका, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यहाँ CH2, 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 CH3। अब देखो ये है लुईस एसिड, है ना। जब ये इसका ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, फिर इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ क्या आएगा, और कम। यहाँ क्या आएगा, और कम। यहाँ क्या आएगा, और कम। यहाँ क्या आएगा। मतलब कुल मिला के ये मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान सुनो मेरी बात, CH2, CH2, 1 2 3 4 5, CH3, जब ये यहां से सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने बगल वाले से लेगा, ये अपने बगल वाले से लेगा, ये अपने बगल वाले से लेगा, अपने बगल वाले से लेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यहां क्या होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में है। यहाँ क्या होगा, और कम। 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 तो जो कार्बन आपका लगा हुआ है ना, यूरोपियम के जुड़ने से, यूरोपियम को क्योंकि ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ऑक्सीजन कार्बन से खींचेगा, तो जो बगल वाला कार्बन होगा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगी, उसके बगल वाला जो कार्बन होगा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा और कम होगी। अगली बार मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी यहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा आपको चेंज यहाँ दिखेगा, सबसे कम चेंज आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि जो पास में होगा वहां चेंज ज्यादा दिखाई देगा, जो दूर है वहां चेंज क्या दिखाई देगा, कम। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीस्ट है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ हो गई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है ये क्या शो करेगा, हाई डेल्टा वैल्यू। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उतनी ही होती है डी शील्डिंग, जितनी डी शील्डिंग उतनी हाई डेल्टा। यहाँ क्या होगा, लो डेल्टा। तो जो पहले ये मर्ज हो जा रहे थे ना, क्योंकि इतना कुछ असर नहीं पड़ रहा था, अभी जब ये आएगा ना तो इन पे जो चार्ज सेपरेशन है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होगा ये पीक्स उतनी क्या हो जाएंगी, अलग अलग दिखाई देंगी। तो यहाँ क्या होता है, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है यहाँ पर इससे जुड़ने के बाद ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, ऐसे 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 अलग, ऐसे 1 2 3 4 5 6, आपकी सारी पीक जो यहाँ पे मर्ज थी ना वो क्या हो गई, यहाँ पर सेपरेट हो गई, ये अलग अलग हो जाती है। क्यों अलग अलग हो गई, क्योंकि पहले इनमें चार्ज डेंसिटी में या इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन एक नया सिस्टम आया जिसने पहले वाले कार्बन पे ज्यादा चेंज किया, दूसरे वाले कार्बन पे कम चेंज किया, अगले कार्बन पे और कम चेंज होगा, अगले कार्बन पे और कम चेंज होगा। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो गई ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसकी वजह से सबकी डेल्टा वैल्यू अलग अलग हो गई, और डेल्टा वैल्यू जब अलग अलग होगी तो सारी पीक्स आपकी क्या होंगी, सेपरेट। तो इसलिए आपको पीक्स अलग अलग दिखाई देने लगती है। इसी को बोलते हैं क्या, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। डेल्टा वैल्यू चेंज हो गई, इसकी डेल्टा वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी डेल्टा वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कम रह गई,
तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट में चेंज हुआ है ना, उसी को बोलते हैं एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी पहले पीक्स मर्ज हो रही थी वो पीक्स आपकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग। समझ गए? तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वेरिएशन कर दिया है। और जैसा जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वेरिएशन होता है डेल्टा वैल्यू बदलती है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो कम डेल्टा वैल्यू, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ज्यादा डेल्टा वैल्यू। समझ रहे हो क्या किया इसने? जो पहले इनकी सबकी डेल्टा वैल्यू एकदम मर्ज कर रही थी ना, अभी डेल्टा वैल्यू इनकी अलग अलग दिखाई देने लगी है। तो डेल्टा वैल्यू को शिफ्ट कर दिया इसने, पीक्स को अलग अलग कर दिया। राइट? बताओ ये बात समझ में आई सभी को? बोलो। तो इसका एनएमआर में यूज अभी तो नहीं करते, खैर इतना पहले यूज करते थे, अभी क्यों नहीं करते? हाँ डेल्टा वैल्यू बदल जाएगी। अरे बेटा सिंपल सी बात है, आप कोई सिस्टम जोड़ोगे डेल्टा वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बदलेगी भाई। एक बात बताओ, अगर किसी भी प्रोटॉन के पास आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओगे, अरे सेपरेट कैसे होगा जब डेल्टा अलग अलग दिखाई देगा? एक खुद से सोचो आप, किसी भी प्रोटॉन के पास अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाते जा रहे हो या किसी भी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते जाओगे तो उसकी डीशील्डिंग बढ़ेगी ना। अगर डीशील्डिंग बढ़ेगी डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? अब खुद से सोचो कि अगर आप किसी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो तो क्या डेल्टा उसका फिक्स रहेगा? सिग्नल सेपरेट कैसे होगा बेटा? जब जब डेल्टा पास पास आएगा, जब इनकी केमिकल शिफ्ट सेम सेम तभी तो सिग्नल मर्ज करेगा। अगर डेल्टा अलग अलग होगा तभी तो सिग्नल सेपरेट होगा ना। हाँ राइट। अब सिंपल सी बात है, ये ज्यादा ये क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ये जोड़ लेगा इनको। तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसकी डेल्टा बढ़ गई, इसमें थोड़ा कम बढ़ेगी, इसमें कम बढ़ेगी। तो ज्यादा ज्यादा जब हो जाएगी ना तो सेपरेशन आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बात ये? तो ध्यान रखना ये। अच्छा फिर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, लैंथोनाइड क्यों ले लिए आप? ये डी ब्लॉक वाले ले लेते, वो लोग भी इस तरह काम कर सकते थे। भाई क्या डी ब्लॉक वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, करेंगे ना। हमने यहाँ पर यूरोपियम ले लिया या पीआर ले लिया तो क्या ये काम यही लोग कर सकते हैं क्या? क्या ये काम डी ब्लॉक वाले नहीं कर सकते क्या? कर सकते थे वो, लेकिन डी ब्लॉक में क्या है कि जो उनका कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। तो सातवां अगर किसी को जोड़ना होगा ना तो वो लोग आराम से जोड़ेंगे नहीं। भाई यहाँ पे क्या था, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर थी देखो, अगर मैं आप सोचूं कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है ना ये। तो अब 3 लोग को जोड़ोगे तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो ये लोग किसी एक को जोड़ सकते हैं कि नहीं? यस, क्योंकि ये लोग 6 के अलावा 7, 8, 9, 10 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो कर सकते हैं। लेकिन जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो ना तो उनमें कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है 6। तो किसी एक को जोड़ना भाई, बिना जुड़े क्या इनकी केमिकल शिफ्ट में बदलाव आएगा? नहीं। अब जोड़ तो तभी सकते हैं ना जब ये 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी रखता हो। डी ब्लॉक में ये टेंडेंसी बहुत कम होती है, राइट? इसलिए यहां पर क्या होता है, ये लोग ऐसा काम कर देते हैं। ठीक है, क्या था यहाँ पे, यूरोपियम 3+ था ना। राइट, हाई डेल्टा, समझ गए? और दूसरा मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट याद है आपको? पढ़ा वो एमआरआई याद है आपको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये लोग थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टाइम को भी चेंज करते हैं, ठीक है, उससे भी थोड़ा असर पड़ता है। बट नॉर्मली अगर आपको समझना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये लोग अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब तक किसी को जोड़ेंगे नहीं तब तक तो उसमें चेंज होगा नहीं। अगर आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करोगे तो वो लोग 6 के बाद 7वां जोड़ ही नहीं पाते इतनी आसानी से। ये लोग क्या करते हैं, 7वें को आराम से जोड़ सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल भी रहेगा, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा तुरंत, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तभी तो आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर पाओगे ना। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक सबसे कॉमन रीजन जो आपको इजीली समझ में आ सकता है वो ये आ सकता है कि इनके पास अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 से ज्यादा बढ़ाने की पावर है, जो कि पावर डी ब्लॉक में नहीं आपको देखने को मिलती है। इसलिए 6 होने के बावजूद 7वें को आसानी से जोड़ लेंगे, और जो जोड़ेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल भी बनेगा, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल होगा वो।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 इनके लिए कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि रिपल्सन बढ़ गया, टूट जाएगा मॉलिक्यूल, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट। फिर उसके बाद असर दिखा देंगे अपना। एक ये बात क्लियर है? चलो अब एक चीज और समझते हैं। ये तो हो गया इनका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं इनके थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथोनाइड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथोनाइड्स, राइट। अब देखो लैंथोनाइड क्या है? हार्ड एसिड, राइट। किसको प्रेफर करेंगे? प्रेफर्स हार्ड बेसिस, that is ligands having hard donor atom। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हो ना, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका लिगैंड कैसा चाहिए? कार्बन डोनर लिगैंड, ये तो चाहिए ना। अगर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक बनाना तो कैसे लिगैंड चाहिए? कार्बन डोनर। अब कार्बन डोनर में आपके दो तरह के लिगैंड हो सकते हैं, एक हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज और एक हो सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। नेगेटिवली चार्ज का मतलब, या यहाँ पे बेंजीन मान सकते हो आप, है ना, ये लोग हो गए। नेगेटिवली चार्ज में क्या हो जाएगा? CH3 माइनस, C2H5 माइनस, Cp माइनस, C8H8 माइनस, ये सब। अब मुझे जरा बताओ ये किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? न्यूट्रल के साथ या नेगेटिवली चार्ज के साथ? ऑर्गेनोमेटेलिक बनाओगे तो आपको कार्बन डोनर लिगेंड चाहिए। कार्बन डोनर दो तरीके से हो सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। लैंथोनाइड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? न्यूट्रल के साथ या नेगेटिवली चार्ज के साथ? ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए कार्बन डोनर लिगेंड चाहिए ना। कार्बन डोनर पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? नेगेटिव के साथ। इनके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा, इनके साथ बनाएगा। क्योंकि देखो ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नहीं। इसको क्या बनाता है? ये बेसिकली आयनिक इंटरेक्शन। इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाले से जुड़ेगा ये, राइट। तो सिंपल Ln3 prefers to bind ligands having negatively charged carbon donor, राइट। एग्जाम्पल में एक लिख देता हूं, एक देखो ये एग्जाम्पल, ये है C8H8 माइनस, इसका नाम क्या है? सेरेनोसिन। इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पूछ सकता है इसके बारे में? लिगैंड आपका क्या है यहाँ पे? लिगैंड है C8H8 माइनस। कैसा लिगैंड होता है ये? एरोमेटिक। पढ़े हो ना इसके बारे में आप? जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है वो होता है नॉन एरोमेटिक। जो आपका C8H8 माइनस होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक। ये जो पूरा सिस्टम है कैसा होगा? ये एरोमेटिक है। ये सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, -2 इस पे है, -2 इस पे है। सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +4। तो आपसे लिगैंड के बारे में पूछ सकता है, आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ सकता है, राइट। और भी एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। और यहाँ जो आपका डोनर एटम उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इतना ध्यान रखना। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये बनाएंगे, लेकिन वो किसके साथ? ऐसे लिगैंड के साथ बनाएंगे जिसके पास नेगेटिवली चार्ज कार्बन डोनर एटम होगा, ठीक है। क्यों नेगेटिवली चार्ज को फेवर कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाना नहीं है, आयनिक इंटरेक्शन शो करना है। तो आयनिक इंटरेक्शन कब स्ट्रॉन्गर होता है? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा आयनिक बॉन्ड, इसलिए उनको फेवर करते हैं ये लोग। इसका मतलब जो भी लिगैंड ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा मेटल के साथ, ये उसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। बस एक लास्ट बात सुन लो इसमें। हमने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ना हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, जिनके पास नहीं होता जनरली लेस स्टेबल होता है। ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में? आप पढ़े हो कि जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ते हो ना, राइट? तो डी ब्लॉक वाले 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन लैंथोनाइड्स के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लैंथोनाइड्स डू नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझो क्यों, देखो ये बेस्ड किस पे है? अगर डी ब्लॉक मेटल होता, ध्यान सुनो मेरी बात, डी ब्लॉक मेटल होता तो कन्फिग्रेशन क्या होता बार n-1d ns np, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो देखो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो क्या मिलता है आपको? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टेबिलिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा ना मेटल के पास, तो जो बाहर वाली सेल होगी उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा कन्फिग्रेशन होता है? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। और जिसके पास इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है? स्टेबल। इसलिए बोलते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला होगा स्टेबल है, जिसके पास नहीं होता क्या होता है? लेस स्टेबल। अगर आप लेंथोनाइड में सेम ही करोगे, अब लेंथोनाइड्स में अगर लेंथोनाइड में यही कन्फिग्रेशन आपको अचीव करना है इनर्ट गैस वाला, तो क्या करना पड़ेगा? हमें n-2f n-1d ns np। देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 14 10 2 6, कितने हुए? 32। तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अगर आपको इनको स्टेबल कराना है ना, तो कितना चाहिए आपको? 32 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 थोड़ी है यहाँ पे। इनमें 18 क्यों हो गया? क्योंकि 18 होने पर बाहर हो गया इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। यहाँ 32 चाहिए, 14 इधर, 10 इधर, 2 इधर, 6 इधर, 32 इलेक्ट्रॉन होगा तब इनको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव होगा। तो इनके लिए बोलना चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, राइट? और 32 इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी अचीव भी नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे लिगेंड की जरूरत है। तो ये कुछ रूल फॉलो नहीं करते। 18 इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे ना, तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आएगा ही नहीं इनमें, इसलिए इनके लिए 3 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, डी ब्लॉक में जब 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहर की सेल में जो हमारे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेती है। इसलिए बोलते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन के बाद इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो गया तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल। लेकिन लैंथोनाइड में अगर आपको यही कन्फिग्रेशन अचीव करना है, तो 18 इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, आपको चाहिए होंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब है क्या? नहीं, इसके लिए तो 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन रूल चाहिए। और 32 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं आता, उसके लिए ढेर सारे लिगेंड चाहिए होते हैं। इसलिए कोई रूल उनका मतलब नहीं है इसके लिए, इसी के लिए मतलब है। दूसरा एक चीज और है, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेस्ड है ना, वो बेसिकली बेस्ड है कोवैलेंट इंटरेक्शन पे, मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग पे बेस्ड है। जब मेटल की ऑर्बिटल और लिगेंड की ऑर्बिटल पे ओवरलैप होता है, उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो। यहाँ मेटल और लिगेंड में तो ओवरलैप होता ही नहीं है, तो रूल का कोई मतलब है क्या उसके लिए? नहीं। रूल का जो बेसिस है, एक तो हो गया इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, दूसरा अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे रूल को समझना चाहते हो, तो आप वहां पर कॉन्सेप्ट लगाते हो कि मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड की ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है, उसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो। इनमें कौन सा ओवरलैप हो रहा है? इसमें तो ओवरलैप ही नहीं है, तो रूल का कोई मतलब थोड़ी इनके लिए। इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन का इनके लिए कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। समझ रहे हो? इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन के बेसिस पे होगा नहीं, और बाकी कोवेलेंट इंटरेक्शन तो है ही नहीं इसमें, इसलिए ये लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। क्लियर इतनी बात? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे किसके साथ? ऐसे लिगेंड के साथ जहां पर कार्बन क्या हो? नेगेटिवली चार्ज। सेकंड थिंग, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कोई मतलब नहीं है। एक तो आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो, दूसरा अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझना चाहो, तो जो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है मेटल लिगेंड ओवरलैपिंग पे, मेटल लिगेंड की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग तो है ही नहीं यहाँ, तो रूल का कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो आयनिक बॉन्ड होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे है ना, कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है नहीं। दूसरा ना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आपको
मुझे कभी टाइम मिलेगा ऑर्गेनाइजली तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना आप लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जनरलाइज कर देते हो ना कि 18 होगा तो स्टेबल होगा, वो एक्चुअली बिल्कुल गलत है। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, नहीं तो 18 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे जब हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक की बुक खोलते हैं ना, हमको लगता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहीं मिल गया मतलब बस दुनिया में सब स्टेबिलिटी आ गई। ऐसा कुछ है नहीं। वो रूल को पहले ठीक से समझना चाहिए। मैं वो जितना जनरलाइज हम लोग बोल देते हैं ना कि 18 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स है स्टेबल, अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लेस स्टेबल, ये बिल्कुल गलत बात है। राइट? ये आप तभी समझ सकते हो जब आपको एक्चुअल में डेप्थ नॉलेज हो टॉपिक की। तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पहले ठीक से पता होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इस रूल का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनो मेरी बात, इधर देखो, एक आपको एग्जांपल पूछता हूं मैं, देखो इधर, ये है ना CO6 3+ और ये है MnH2O6 2+, ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। कैलकुलेट करके देख लेना। आपसे मैं पूछूं, बताओ दोनों में कौन स्टेबल है, क्या जवाब दोगे आप? मैं आपसे पूछूं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है, आपके अकॉर्डिंग कौन स्टेबल होगा? बोलो, कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है? फर्स्ट वाला ना, ये नेचर में ही नहीं होता स्टेबल, ये होता है, ये स्टेबल ही नहीं होता। ये मतलब सिंपल है कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ठीक से आइडिया भी होना चाहिए पहले। ये नहीं होता बेटा, स्टेबल ही नहीं होता। ये स्टेबल ये होता, ये आपने देखा, ये नहीं होता। मतलब हमें 18, या जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ते हो ना, तो पहले उसके पीछे का लॉजिक समझो कि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है आया कहां है, बेस्ड किस पे है। ये आंख बंद करके किसी को बोल देना कि 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, बिल्कुल गलत बात है। वो तभी आप बोलोगे जब आपको आइडिया नहीं है कॉन्सेप्ट का। ठीक है? ये नहीं मिलेगा, देखना किसी किताब में मिले मुझे ढूंढ के बताना। ये होता है ना, ये स्टेबल स्टेबल नहीं है। खैर, कभी मैं आपको अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा तो उसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब। तो जो ब्लंटली हम लोग बोल देते हैं कि 18 हो गया तो स्टेबल, 18 से कम, वो बिल्कुल गलत बात है। वो आप तभी बोल सकते हो जब आपको समझ में नहीं आया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। खैर चलो, वो बात की बातें हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? लेकिन एक चीज जान लो, यहां से एक चीज सीखो, कोई आपसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बोले कि क्या 18 वाले कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, 18 से कम स्टेबल, तो बोल देना भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जितने भी आप 18 वाले पकड़ लोगे सब स्टेबल ही होंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया फॉलो होगा तो 18 वाला स्टेबल होगा, अगर नहीं फॉलो होगा तो 18 वाला स्टेबल नहीं होगा। समझ गए? चलो, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कंप्लीट हो गई। कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनोइड्स के बारे में। बस 2 क्लास और ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा हमारा काम था इसी में लैंथोनाइड्स में। 2 क्लास के बाद ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, कल और परसों, बस 2 दिन में। ठीक? अब छोटा सा बचा यार, रेफरेंस बुक। आप वैसे कोई भी किताब पढ़ लो यार, एक बेसिक सी किताब कोई भी पढ़ लो, ठीक है? राइट? बाकी एक साइमन कॉटन की बुक आती है, बट वो थोड़ा ज्यादा है उसमें, तो मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। साइमन कॉटन की किताब बुक आती है। नॉर्मली कोई भी किताब पढ़ लो, ठीक ठाक दिया है ब्लॉग सब में, इतना ज्यादा कुछ काम तो हुआ नहीं इस पे, तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं इसके बारे में अवेलेबल चीजें। ठीक है? चलो, अभी मेरी क्लास 8:15 से है, ठीक है? तो हम कल मिलते हैं हम लोग फिर से। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। राइट? टेक केयर, गुड नाइट। ओके बेटा, ओके ओके। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो।